नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशरिया शेर। शुक्रिया। बहरहाल जहाँ तक अब ब्रेकिंग न्यूज़ का सवाल है तो आपको बता दूं कि सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैदराबाद से आ रही है और हैदराबाद में एक ही खानदान के 5 अफराद मुश्तबा हालत में मुर्दा पाए गए अपने घर में। इस वाक़े को लेकर सारे शहर में बेचैनी पाई जाती है और गम की लहर पाई जाती है कि आखिर एक ही खानदान के 5 अफराद ने खुदकुशी की है या फिर या उन्हें कत्ल या उन्हें खुदकुशी करने पर मजबूर किया गया है। इस सिलसिले में चेमे गोयां शुरू हो चुकी है, लेकिन ये वाक़या आपको बता दूं कि जहां पेश आया है वो है मक्ते महबूब और ये इलाका आता है मियाँपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में, यानी साइबराबाद पुलिस के हुदूद में। लेकिन आपको बता दूं कि आज जैसे ही पड़ोसियों को मालूम हुआ उन्होंने पुलिस को इत्तला दी और ये भी कहा जा रहा है कि 5 जिन लोगों ने वहाँ पर जिनकी लाशें मिली है उनमें जो सदर ख़ानदान है उसकी उम्र 60 साल है और ये भी कहा जाता है कि उसका नाम है लक्ष्मैया जिनकी उम्र 60 साल है। उसके बाद उनकी अहलिया है वेंकटम्मा जिनकी उम्र 55 साल बताई गई है और 32 साल अनिल के साथ साथ 24 साल कविता और 2 साल अप्पू भी इन महलूकिन में शामिल है। और ये बताया जाता है कि ये लोग दरअसल माश की तलाश में कर्नाटक के ज़िले गुलबर्गा से हैदराबाद आए थे और 6 साल से हैदराबाद में मुकीम थे। और आपको ये बता दूं कि जहाँ तक अनिल का सवाल है, अनिल दामाद बताया जाता है लक्ष्मैया का। तो बहरहाल अब ये पुलिस तहकीकात कर रही है कि आखिर इन लोगों ने ये कार्रवाई इंतहाई इकदाम क्यों किया है, लेकिन ये भी इत्तलात आ रही है कि इस खानदान ने माशी तंगी से तंग आकर अपनी ज़िंदगियों का खात्मा कर लिया। और ये भी कहा जा रहा है कि कर्ज लिया था इस खानदान ने और कर्जदार इसरार कर रहे थे कर्ज की अदायगी के लिए, तो इस खानदान ने ये इंतहाई इकदाम किया है। ये बहुत बड़ी खबर है और मैं समझता हूँ कि हैदराबाद में और अतराफ अकनाफ में जो इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं वो हैदराबादी तो नहीं है, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं, ख़ास तौर पर आप देखेंगे पड़ोसी अजला से लोग आते हैं, वो इस तरह के इंतहाई इक़दामात कर रहे हैं। तो बहरहाल हम चलते हैं हमारे साथी अशरिया शेर की तरफ और पूछते हैं कि इस तरह का जो रुझान है खुदकुशी का, वैसे भी हिंदुस्तान में खुदकुशी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि ऐसे तबके में ये खुदकुशी के रुझान पाए जाते हैं जो तबका मुतवस्सित होता है या फिर कर्जदार होता है। देखिए, सबसे बड़ी जो खुदकुशी की वजह रहती है वो ज़्यादातर माशी हालत रहती है आपकी। चूँकि अभी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े वादे करती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बट जब आप ग्राउंड लेवल पे उतरेंगे तो उस तरह की चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। अब बहुत से लोग अलग अलग स्टेट्स में जा कर के जॉब करते हैं, वो क्या बोलते हैं काम की तलाश में जो है जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे अगर जॉब नहीं लगती तो थोड़े दिन रुकने के लिए वो किसी चीज़ का सहारा लेते हैं, किसी से पैसे लेने का सहारा। लेकिन जब वो ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, अभी हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे लोगों ने खुदकुशी की सबसे मेन वजह जो थी वो माशी हालत बताई जाती है। जिस तरह अभी आपने बात की कि 5 लोगों की इसमें 5 लोग मरे हैं, अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई कि उनकी मौत किस तरह हुई है, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि माशी हालत ठीक नहीं थी। लेकिन उसमें एक सबसे अहम चीज़ जो है वो 2 साल का बच्चा भी है आपको, वो भी एक अहम वो है कि आप इस तरह से कितना परेशान होंगे कि अगर अभी तो ये चीज़ सामने नहीं, लेकिन अगर आप खुदकुशी करेंगे तो आप उस बच्चे को भी नहीं देख रहे हैं। मतलब आप हर चीज़ से दूर हटना चाह रहे हैं और आपने सबको अपने उसमें ले लिया है कि सारे लोग चले जाएंगे तो ये जो परेशानियाँ थी दूर हो जाएंगी। और ये हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप हिंदुस्तान में इतना रोज़गार होने के बावजूद भी अगर लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, अगर आपके स्टेट में इतना रोज़गार होने के बाद भी अगर लोग बेरोज़गार हैं और वो दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं, तो ये आपकी नाकामी है। अभी सबसे बड़ी चीज़ ये देखी जाती है कि हमारे स्टेट में ये हो रहा है, हमारे स्टेट में वो हो रहा है, हमारे स्टेट में वो हो रहा है, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि आप ये देखिए उस स्टेट के कितने लोग उन चीज़ों में जॉब कर रहे हैं जो आपने बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की हैं। सबसे अहम चीज़ ये भी है सर कि आपने अगर इतनी बड़ी जो है इमारतें खड़ी की हैं जिसमें अलग अलग कंपनियां बाहर से आ रही हैं, लोगों को रोज़गार दे रही हैं, उसमें ये भी देखिए आप कि आपके स्टेट के कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस आपके स्टेट के लोग होने चाहिए। उसके बाद फिर आप जो हैं आप क्या बोलते हैं रिजर्वेशन के तहत दूसरे लोगों को जॉब दें। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सरकारी जॉब में ऐसा देखा जाता है, बाकी प्राइवेट जॉब में हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी जगह उस स्टेट के लोग बहुत कम होते हैं और वहाँ पे दूसरे लोग ज़्यादा होते हैं। तो सबसे अहम उस राज्य सरकार के लिए भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी है कि आप लोगों के लिए
रोज़गार पैदा करने वाली योजनाएं शुरू करें ताकि लोग रोज़गार हों। अगर बेरोज़गार होंगे तो वो कर्ज लेंगे, उसके बाद फिर इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक खर्च का सवाल है तो ये ज़रूरी है कि आप उतने ही पैर फैलाएं जितनी चादर हो। अब चादर छोटी है और आप पैर फैला रहे हैं तो पैर बाहर निकल जाएंगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि जितनी आप में सलाहियत है उतना ही कर्ज लें, वरना कर्ज लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कर्ज बहुत तबाही की तरफ ले जाता है। और अल्लाह का शुक्र है कि जो मुस्लिम माशरे में सूद का जो निज़ाम है वो नहीं पाया जाता है, ये ज़ालिमाना निज़ाम होता है। और सूद ऐसी चीज़ है जो इंसान को, इंसानियत को और तबाह व बर्बाद करके रख देते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो ख़ानदान है सूद की पकड़ में, सूद की गिरफ्त में आ गया था, क्योंकि कर्जदार जो देते हैं, गैर मुस्लिम जो होते हैं, वो सूद पर कर्ज देते हैं और सूद पर कर्ज देकर बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी भी करते हैं, जुल्म करते हैं। और जो सूदखोर होते हैं वो खुद हमारे माशरे में कुछ ऐसे सूदखोर भी थे और मैं समझता हूँ कि आज भी कुछ हैं जो यानी इंसानों का खून चूस रहे हैं, कर्ज देते हैं 1000 रुपये और फिर 3000 रुपये वापस लेते हैं। नहीं, तो 1000 रुपये नहीं देते हैं सर जी। अभी जो चीज़ें सामने आती है उसमें एक है, आपने किसी से अगर 5000 रुपये कर्ज या 1000 रुपये कर्ज की आपने बात की तो वो आपको 600-650 रुपये देगा। पहले काट बाकी लेगा। वो पहले कट करेगा, उसके बाद वो आपसे तकरीबन 1500 रुपये वसूलेगा जब ये किस्त आपकी पूरी होंगी। और उसके बाद अगर डिले हो गई तो वो आपसे 3000 रुपये तक वसूल सकता है। मतलब आप ये देखिए किस तरह से चीज़ें, आप एक तो 1000 रुपये का वो कर्ज मांग रहा है, आप 1000 रुपये उसको नहीं दे करके 700 रुपये दे रहे हैं या 750 रुपये दे रहे हैं या 650 रुपये दे रहे हैं अपना हिस्सा कट करके। उसके बाद फिर उससे 1000 रुपये वापस लिए जाएंगे, वो भी किस्त के नाम पे। और जब वो पूरी किस्त जमा हो जाएगी, अगर टाइम से जमा हो रही तो वो तकरीबन 1400 से 1500 रुपये होते हैं। अगर आपने उसमें डिले कर दिया, कुछ ऐसे वैसी चीज़ें पैदा हो गई तो फिर आप 3000 रुपये तक देंगे। तो इस तरह तो वो आदमी और खड्डे में घुसता ही चला जाएगा ना फिर। और देखिए, जहाँ तक सूदखोरों का सवाल है, इनमें इंसानियत बाकी नहीं रहती। ऐसा लगता है कि ये दरिंदे बन गए हैं और ना रहमदिली इनमें होती है ना कुछ होता है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ख़ुद हमारे शहर हैदराबाद में जो एक खुशहाल शहर समझा जाता है, ये अफसोस की बात यह है कि कई ऐसे सूदखोर हैं जो गरीबों का इस्तेसाल कर रहे हैं, जो कर्जदार जो हैं उनका इस्तेसाल कर रहे हैं। खुद कई मुस्लिम नौजवानों ने भी कर्ज लेकर कर्जदार के दबाव की वजह से, उससे डराने धमकाने और उसके शदीद ज़दोकोब करने की वजह से फिर आपने देखा कि किस तरह खुदकुशियाँ की हैं। और ये सूदखोर जो होते हैं ये ख़वातीन का भी इस्तेसाल करते हैं और इस तरह के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। तो बहरहाल ये सूदी जो खर्च होता है बहुत ही ख़तरनाक होता है। और अफसोस की बात है अशर यासिर, आपको बता दूं कि आज हमारा जो माशरा है उसमें मुतवस्सित जो तबका है शादी ब्याह के मामले में भी बहुत कर्ज ले रहा है। सूदी कर्ज लेकर आप देखेंगे कि जो लड़के वाले होते हैं तो उनके लिए यानी ताम का इंतज़ाम किया जाता है। और फिर आप देखेंगे लड़के वाले जो होते हैं वो इस्तात नहीं रखते, वो भी सूदी कर्ज लेते हैं और लेकर शादी करते हैं। अरे मेरे भाई, अल्लाह ताला के जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उन्होंने निकाह को आसान बनाने की हिदायत दी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन हम हैं कि तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, दुनिया की तरफ जा रहे हैं। और हद तो यह है कि इसके नतीजे में जो आपकी लड़कियां हैं वो दूसरों की तरफ राग़िब हो रही हैं, दूसरे उनका इस्तेसाल कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर जाकर देखो किसी अगर मंदिर में शादी होती है, अगर बैन मजहबी शादी 13 रुपये में शादी हो रही है, जबकि इस्लाम में सादगी से शादी यानी जो शादी होती है उसमें यह कहा गया है कि आप खजूर दीजिए, आप मेहमानों की खजूर से तवाज़ुन कीजिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सूदी कर्ज में पकड़े जाते हैं। अरे मेरे भाई, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि वो शादी बाबरकत है जिसमें यानी इसराफ ना किया गया हो। लेकिन हमारे माशरे में अब ऐसा लग रहा है कि माँ बाप जो है मजबूरन कर्ज लेते हैं, सूदी कर्ज ना भी हो लेकिन कर्ज लेते हैं। कर्ज अच्छी बात नहीं है। सोसाइटी की एक प्रेशर होता है ना आप पे कि अभी एक पड़ोसी ने शादी की बहुत बड़ी, और फिर आपकी भी शादी, आपके घर पे भी शादी होनी है, तो आपको उससे बड़ी शादी करनी है, मतलब उससे जो अच्छा फंक्शन हॉल है वो बुक करना है। तो उसके लिए आपके पास उतनी इस्तात है नहीं, तो आप कर्ज लेंगे, और कर्ज लेंगे तो आगे फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो तबाह बर्बाद होगी। या फिर आपके पास कोई ऐसे ज़रिए हों जिससे आप जल्द से जल्द उस कर्ज को उतार सके। लेकिन जब अगर आपके पास ऐसे जरिए होंगे तो आप कर्ज ही नहीं लेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल एक और खबर की जानिब हम चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक मारवाड़ी गो बैक से है। क्या मारवाड़ी आंध्रा वालों की तरह तेलंगाना को लूट रहे हैं? क्या मारवाड़ी तेलंगाना के जो ताजरीन हैं उनका हक मार खा रहे हैं? या मारवाड़ी जो ताजरीन हैं वो मिलावट शुदा अशिया फ़रोख्त कर रहे हैं? ये सवालात अब सारे तेलंगाना में गर्दिश कर रहे हैं। और तेलंगाना में मारवाड़ियों के खिलाफ एक तहरीक शुरू हो चुकी है, एक मुहिम शुरू हो चुकी है। और ये कहा
जा रहा है कि मारवाड़ी गो बैक। तो बहरहाल नाज़रीन, जहां तक मुकामी यानी लोगों का सवाल है, उन्हें पहले रोजगार मिलना चाहिए। मुकामी ताजरीन का जो सवाल है, उन्हें पहले मौका मिलना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब ये कहा जा रहा है, ताजरीन की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इवन उस्मानिया यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, उसने भी मारवाड़ी गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए है। हद तो यह है कि तेलंगाना क्रांति दल जो है एक तंजीम है, उसने भी मारवाड़ी गो बैक के नारे लगाना शुरू कर दिए हैं। वजह यह है कि मोंडा मार्केट सिकंदराबाद में एक मारवाड़ी ज्वेलर ने एक तेलंगाना के ताजिर को, तेलंगाना के एक शख्स को इंतहाई यानी पार्किंग के मसले पर बहुत ही शदीद ज़द-ओ-कोब किया, और वो ये समझने लगा था कि पैसे की बिना पर या फिर यानी पॉलिटिकल पावर की बिना पर वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो राजस्थान से आए, मध्य प्रदेश से आए और तेलंगाना के लोगों को दबाए। लेकिन ये तेलंगाना के लोगों का है, और इसके बावजूद भी अगर आपको जिस तरह मोहब्बत दी जा रही है, आपके हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है, आपको कारोबार करने की इजाज़त दी जा रही है, तो अगर आप बाहर से आते हैं तो फिर दूसरों का, जो मुकामी अफराद हैं, उनका भी ख्याल रखें, उनका एहतराम करें, रिस्पेक्ट दें, उनके साथ मोहब्बत से पेश आएँ। आप उनको अपने सिर्फ ये इस बात पर कि हम गुजरात से हैं और गुजरात में तो गुजरात वाले तो मरकजी हुकूमत में हैं, इससे आप ये यानी जुल्म करेंगे तो ये कौन बर्दाश्त करेगा। तो बहरहाल अच्छी बात नहीं है, तशद्दुद किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। और मारवाड़ी गो बैक का जहाँ तक सवाल है, ये मुहिम शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। और आपको ये भी बता दूं कि कल यानी 22 अगस्त को उस्मानिया यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर के तिरुपति रेड्डी ने कहा कि हम मारवाड़ी गो बैक की तायद में एक बंद बना रहे हैं, क्योंकि मारवाड़ी ताजरीन जो है वो खुसूसी हिकमत अमली के जरिए और इंतहाई मक्कारी के जरिए, अय्यारी के जरिए और धोखेबाजी के जरिए तेलंगाना के ताजरीन को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, तेलंगाना की तिजारती शोबे को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, उस पर अपनी इजारादारी कायम कर रहे हैं। और हद तो यह है कि मारवाड़ी गो बैक के नारे लगाने वाले ये भी कहने लगे हैं कि हैदराबाद और अतराफ व अकनाफ में जो मसनूआत नकली तैयार की जा रही है, मिलावट की जा रही है, उसमें भी इन लोगों का हाथ है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि क्या मारवाड़ी गो बैक का असर होगा। लेकिन अभी अभी ये खबर आई है कि अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा ने गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा पर जोर दिया है कि वो खुलेआम मारवाड़ी गो बैक जो मुहिम चलाई जा रही है उसकी मजम्मत करें और डीजीपी को हिदायत दें कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपने खुद ही बोला कि कुछ मिलावट की चीज़ों का भी बात की गई कि मिलावट वाली चीज़ें बेची हैदराबाद में बहुत ज़्यादा हो रही है हैदराबाद में। और उसके बाद फिर अगर आप इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं, सबसे अहम चीज़ ये कि यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, और उन सपोर्ट की ही वजह से आप देखिए कि इतने बड़े बड़े बिजनेस खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपने इस तरह बोला कि सबसे पहले तेलंगाना का हक है और नो डाउट होना भी चाहिए, लेकिन अगर आप कहीं से आ करके यहाँ पे बिजनेस करें तो आपको यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ की जो तहजीब है, उसमें ढलना पड़ेगा पहले। और अगर आप उसमें नहीं ढल पाए और आप अपनी अना को जो है ऊपर रख के काम करेंगे तो आप कहीं भी जाएंगे। आप अगर अपने भी घर पे रहेंगे, मतलब आप चाहे मध्य प्रदेश से आए हो या गुजरात से आए हो, आप जिस जगह पे हैं वहाँ पे भी आपको एक भाईचारगी से रहना होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो, अगर आप कुछ ऐसे ही बैठे हुए वो बात अलग है, लेकिन बिजनेस में अगर आप भाईचारगी से बात नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं उस तरह यही लग रहा है कि हैदराबाद जैसे शांत शहर में जो पीस के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, उसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जिसे हम कहते हैं वो आ गए हैं जो इन सब चीज़ों को, इस शहर को बदनाम करने के, इस शहर में आग लगाने की जैसी हरकतें कर रहे हैं। जी हाँ, और दूसरी बात आप देखिए कि हैदराबाद की अपनी एक तहजीब है, हैदराबाद में मोहब्बत है, हैदराबाद में मुरब्बत है, हमदर्दी है। और हद तो यह है कि आप हिंदू मुस्लिम जो इत्तेहाद है, हैदराबाद की तरह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कहीं पर भी नहीं है। आप सड़क पर जाइए, अगर मुंबई महाराष्ट्र आप जाएंगे, गुजरात जाएंगे या हिंदुस्तान की किसी रियासत में जाएंगे और किसी से किसी का एड्रेस दरियाफ्त करेंगे तो यकीन मानिए कि वो आपसे ताउन नहीं करेगा, आपकी मदद नहीं करेगा। जब हैदराबाद में आप जाएंगे, किसी गली में चले जाएंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर आपसे मदद मांगेंगे तो वो जरूर आपकी मदद करेगा यहाँ से। बिल्कुल सही। और दूसरी अहम बात बताऊं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका स्टैंड निकल गया है तो अगर हिंदू होगा तो कहेगा मुसलमान से, भैया आपके जो गाड़ी का स्टैंड है वो निकल चुका है, और मुसलमान हो तो कहेगा अन्ना आपके गाड़ी का स्टैंड निकल गया है, हादसा हो सकता है। और अगर आप देखेंगे कि एक्सीडेंट अगर कहीं होता है तो आप देखेंगे कि किस तरह लोग लपकते हैं तेजी से, पुलिस का इंतजार नहीं करते या मेडिकल एम्बुलेंस का इंतजार नहीं करते। ये लोग खुद, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो हादसे का शिकार होता है उसे फौरी अस्पताल पहुंचा देते हैं। ये नहीं देखते कि ये हिंदू है या मुसलमान है। जबकि
जबकि शुमाली हिंद में जिस तरह के नफरत का जहर घोला जा रहा है, वो जहर आप देखेंगे कि हिंद हैदराबाद में आकर भी घोला जा रहा है। वहां के तौर तरीके यहां पर भी राइज करने की कोशिश की जा रही है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कई शिकायत हमारे को मौसूल हो रही है और खास तौर पर जो बीजेपी है वो इस मामले में उन लोगों की हौसला अफजाई कर रही है। अब देखिए, जैसे ही मारवाड़ी गो बैक की मुहिम चल रही है, उसके बाद बंडी संजय का एक बयान आता है कि ये मारवाड़ियों के खिलाफ आप इसलिए मुहिम चला रहे हैं क्योंकि ये सनातन धर्म पर अमल करते हैं। अरे मेरे भाई, सनातन अरे हर चीज में आप सनातन धर्म पर अमल करते हैं की बात कर रहे हैं, तो क्या ये जो मिलावट की जो अशिया बेची जा रही है उसमें किसका हाथ है? क्या सनातन धर्म मिलावट शुदा अशिया की फरोख्त की इजाजत देता है? ये सोचने वाली बात है। क्या सनातन धर्म लोगों को सूद के यानी शिकंजे में कसने की बात करता है? क्या सनातन धर्म बॉन्डेड लेबर की बात करता है? क्या सनातन धर्म किसी पर जुल्म करने का हिदायत देता है? हरगिज नहीं। तो फिर क्यों इस तरह की हरकतें हो रही है? हैदराबाद की अपनी तहजीब है यार। बिल्कुल बिल्कुल सर, सनातन धर्म की बात नहीं, उनका वोट बैंक कमजोर हो रहा है। हाँ, सबसे ये अहम चीज ये कि उनका वोट बैंक कमजोर हो रहा है। और बीजेपी के बारे में यही कहा जाता है कि जैसे ही वो किसी मुसीबत में आती है तो वो एक चीज का सहारा लेती है, सनातन धर्म, हिंदुत्व जो है उसका सहारा लेकर के वो उन चीज़ों पे पानी फिर जाता है। फिर तो ये हमने केंद्र सरकार में भी देखा, ये हम जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पे भी देख रहे हो। ये हम अभी जिस तरह आपने बोला कि बंडी संजय ने जो बयान दिया उसमें कहा गया, और इससे पहले हमने देखा था टी राजा सिंह ने भी एक बयान दिया था, कहा था कि तेलंगाना को बनाने में मारवाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो ये सब लोग इस तरह के लोग हैं कि ये लोग अगर ज़रा सा भी इन पे कोई आँच उठती है तो सीधे ये एक ऐसा चोला ओढ़ लेते हैं सनातन धर्म का कि फिर उसके बाद एक फिल्म आई थी पीके, उसमें आमिर खान जो थे वो अपने गालों पे एक स्टिकर चिपकाते थे जिसमें कुछ धार्मिक वो फोटोज होते थे, हनुमान जी की तस्वीर। हाँ, तो वो कहते थे सेल्फ डिफेंस। तो यहाँ सेल्फ डिफेंस के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरी बात आपको बता दूं कि जहाँ तक मारवाड़ी समाज का सवाल है, आपको कौन रोक रहा है तिजारत से? यहाँ कर कोई नहीं रोकता, यहाँ तो मोहब्बत है, मुरब्बत है। और दूसरी बात, ये जो मारवाड़ी आबाद हुए हैं हैदराबाद में आके, ये तो नए नए अब आ रहे हैं, लेकिन जो मारवाड़ी पहले से हैदराबाद में है वो निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर की मेहरबानी है और नवाब महबूब अली खान की मेहरबानी है कि वो यहाँ पर आए हैं। लेकिन उनकी मेंटलिटी वो वाली नहीं है सर, जो ये अभी नए आ रहे हैं, चूंकि ये नए नए अभी निकल के आ रहे हैं तो इनके अंदर वो चीज़ें घुसाई गई हैं, घुस गई हैं, तो वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। नहीं, लेकिन देखिए, आप किसी मुकामी लोगों का हक मानेंगे तो मुकामी लोग लाजिम उठ खड़े होंगे, जिस तरह आंध्रा के लोगों के खिलाफ तेलंगाना के लोग उठ खड़े हुए थे। और आपको बता दूं नाज़रीन, जहां तक तेलंगाना क्रांति दल के सदर का सवाल है, संगम रेड्डी पृथ्वी राज ने गुजराती और राजस्थानी ट्रेडर्स की मदद करने और उनकी मसनूआत का बायकाट करने की अपील की है अवाम से। क्यों यूं ही नहीं करता? कुछ ना कुछ हुआ है, इस तरह संगीन वाक़यात हुए हैं, वरना आप देखेंगे कि ये मजहब का नाम लेके मजहब की आड़ में बचने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो बीजेपी है उसे ये सोचने की जरूरत है कि आखिर वो क्या कर रही है। अब देखिए, महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही है, राहुल गांधी ने जिस अंदाज में कहा कि वोट चोरी किए गए हैं, हकीकत में बता रहा हूं कि महाराष्ट्र में खुद कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने, एनसीपी के और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके उम्मीदवारों ने यह कहा है कि महाराष्ट्र से जो बाहर के लोग आए हैं, खासतौर पर नॉर्थ के जो लोग आए हैं, उन लोगों ने पहले अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाए और उसके बाद आप देखेंगे कि एड्रेस चेंज कराने के बाद उन्होंने वोटर आईडी बनाए, यानी इलेक्शन कमीशन ने उन्हें मौका दिया, वोटर आईडी बनाए, लाखों की तादाद में बनाए और फिर वोट डाले। और वोट किसके हक में डाले आपको अंदाजा होगा, यानी ये फर्जी वोटर थे, उन्होंने वोट डाले। फिर जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गया, इलेक्शन के बाद फिर उन्होंने आधार में अपने जो मुतालिका रियासतों के एड्रेस है वो तब्दील करवा लिए। तो अब ये जिस तरह के वाकयात हो रहे हैं, हैदराबाद में भी वोट चोरी के बारे में सोचना चाहिए। अब अंदाजा कीजिए कि हैदराबाद एक छोटा हिंदुस्तान है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे छोटा हिंदुस्तान कहा। गुजराती यहाँ पर है, महाराष्ट्र के यहाँ पर है, राजस्थान के यहाँ पर है, हरियाणा के यहाँ पर है, बिहार के यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के यहाँ पर है। तो उनके आधार कार्ड पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि क्या वो यहाँ पर वोट डाल सकते हैं? क्या बीजेपी उसी तरह उनको इस्तेमाल कर सकती है जिस तरह महाराष्ट्र में इस्तेमाल किए? यही सवाल हम करेंगे अशर यासिर से। बिल्कुल सही सर, जिस तरह से आप देखिए, अगर यहाँ रह रहे हैं आप और यहाँ का आपने वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया है, आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज करवा लिया है, तो आपका वहाँ फिर कैंसिल होना चाहिए। अगर आप वहाँ भी वोट दे रहे हो, यहाँ भी वोट दे रहे हैं, तो ये गलत है। आपको एक जगह वोट दीजिए, चाहे आप यहाँ पे वोट दीजिए या आप वहाँ पे वोट दीजिए। अगर आप एक जगह वोट दे रहे हैं तो गलत नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप दोनों जगह वोट दे रहे हैं तो वो फिर आप जो है उसके शक के दायरे में आ जाएं कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया, दो जगह वोट क्यों दिया। और जिस तरह से आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे 10-15 साल से रह रहे हैं
उनका यहीं का आईडी कार्ड बना हो, यहीं पे वोट करते। लेकिन अब वही 10-15 साल वाले लोग अगर अपने आबाई वतन में जाकर के, आबाई जो राज्य है वहाँ पे जाकर के, घर में जाकर के वोट कर रहे हैं, तो ये गलत है कि आप 2 जगह वोट नहीं कर सकते। अगर आप एक जगह वोट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस पे जो है काफ़ी हमलावर है और सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर के काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है। इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी हम देख रहे हैं कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बिहार में जिस हिसाब से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी ताकत दिखा रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, उससे नो डाउट बीजेपी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की बैकफुट पे चली गई है। और ये उन लोगों की शक्ल देख के, उन लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज है या जो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं उससे नज़र आता है। लेकिन वही आपने कल देखा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा बिल पेश किया। बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी वो किसी एक मुसीबत में जा रही होती है, किसी इल्ज़ाम का सामना कर रही होती है, तो वो कुछ ऐसा करती है जिससे जो है उस चीज़ों से लोगों का ध्यान हट जाता है। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि वोटर अधिकार यात्रा जो है या फिर SIR जो या वोट चोरी का जो मामला है उससे किसी का ध्यान हट पाएगा, क्योंकि अभी बिहार में चीज़ें चल रही हैं, बिहार में यात्रा चल रही है। उस यात्रा के तहत लोगों को अवगत कराया जा रहा है कि किस किस चीज़ों पे काम होना है। अभी एक खबर सर आई है सामने कि सांसद प्रतिनिधि ने इसकी साजिश बताया। एक ऐसे बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं जिनके घर के बाहर कई सारे वोटर ID कार्ड पड़े मिले हैं और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये ID कार्ड अपोजिशन पार्टी वालों ने छोड़े। और उसमें ये कहा कि इस मामले प्रशासन का कहना है कि मिले हुए सभी वोटर ID कार्ड साल 2011 के बने हुए हैं। तहसीलदार के मुताबिक निर्वाचन संख्या उनकी जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही विभाग आगे कार्रवाई करेगा। बहरहाल नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मारवाड़ी गो बैक की, तो आपको फिर लिए चलते हैं मारवाड़ी गो बैक की तरफ। और आपको ये भी बताना जरूरी है कि अखिल भारतीय अग्रवाल सभा महासभा ने गवर्नर, हमारे जो रियासती गवर्नर हैं, उनसे अपील की है कि वो इसकी बरसरेआम मजम्मत करें और तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस को हिदायत दें कि वो मारवाड़ी गो बैक मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। और अखिल भारतीय, दिलचस्पी की बात सुनिए आप कि अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा जो है उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये जो तहरीक है मारवाड़ी गो बैक, ये तेलंगाना के सोशल फैब्रिक यानी समाजी धागे और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी माशी इस्तेकाम के खिलाफ है, वो उसको तबाह व बर्बाद करके रख देगी। अरे मेरे भाई, गुजरात में जब मुसलमानों के साथ हुआ तो क्या वहाँ की सोशल फैब्रिक को नुकसान नहीं पहुँचा था? तो क्या इन मारवाड़ियों ने आवाज़ उठाई थी कि इंसानियत को नुकसान पहुँचाया जा रहा है गुजरात में, उसे बचाया जाए? महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि क्या हालात हैं, उसमें क्या अग्रवाल महासभा ने आवाज़ उठाई थी कि अक़लियतों को सताया जा रहा है और उसको बचाया जाए? तो लेकिन मध्य प्रदेश में जो कुछ हालात हो रहे हैं उसमें क्या अग्रवाल महासभा ने आवाज उठाई है? देखिए, मजहब के बुनियाद पर काम मत कीजिए, इंसानियत के बुनियाद पर काम कीजिए, इंडियननेस यानी हिंदुस्तानियत के बुनियाद पर काम कीजिए, तब कहीं जाकर आप इंसान कहलाएंगे। आप अपने मफादात की तकमील कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसा तबका है जो यहूदियों की तरह मक्कार है और वो हिंदुस्तान को दीमक की तरह चाट रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये खबर जो है मारवाड़ी गो बैक कल बंद बनाया जा रहा है उस्मानिया यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से, और इसकी तायीद तेलंगाना क्रांति दल ने भी कर दी है। साथ ही आपको बता दूं कि वैश्य विकास वेदिका ने भी इस बंद की तायीद की है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि बंद किस तरह कामयाब रहता है। लेकिन एक बात जरूर है कि तेलंगाना के जो ताजरीन है वो मारवाड़ी ताजरीन से बहुत परेशान है और उनकी इजारादारी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और कहने लगे हैं कि तेलंगाना के जो ताजरीन है उनका हक मारा जा रहा है और ये मारवाड़ी जो ताजरीन है वो तेलंगाना को लूट रहे हैं उसी तरह जिस तरह आंध्र वालों ने लूटा है। तो बहरहाल एक और खबर की जानिब चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि अमित शाह से है। अमित शाह को आपको बता दूं 2010 में गिरफ्तार किया गया था, वो भी सोहराबुद्दीन शेख और उनकी अहलिया कौसर बी के कत्ल के इल्जाम में। और आपको बता दूं कि सीबीआई ने तकरीबन 30,000 सफात पर मुश्तमिल चार्जशीट पेश की थी जिसमें अमित शाह का नाम था और 14 पुलिस ऑफिसर्स का नाम था। लेकिन यह हिंदुस्तान का कानून है या फिर बीजेपी हुकूमत की जोर जबरदस्ती है या बीजेपी किसी को मजबूर करती है कि आज तक ना 14 पुलिस वालों को सजा हुई है ना अमित शाह को सजा हुई, बल्कि उन्हें क्लीन चीट दे दी गई उसी तरह जिस तरह गुजरात फसादात के जिमन में नरेंद्र मोदी को क्लीन चीट दी गई थी। तो बहरहाल आपको बता दूं कि आज भी एक दियानतदार ओहदेदार संजीव भट्ट आईपीएस ऑफिसर जेल में है। उनका कसूर यही था कि उन्होंने कहा था कि गुजरात फसादात या गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम में नरेंद्र मोदी हुकूमत का हाथ था या उसकी साजिश थी। तो बहरहाल नाज़रीन, हम जिस खबर की बात कर रहे हैं वो ये है कि अब अपोजिशन बहुत यानी बरहम हो गई है जो बिल्स अमित शाह ने पेश किए हैं। और आपको बताऊंगा कि बिहार में
बीजेपी का बेड़ा गर्क होने वाला है, उसी को नजर में रखते हुए, उसी को मलहूज रखते हुए ये बिल पेश किए गए। कल अगर तेजस्वी यादव ओहदे चीफ मिनिस्टर पर फायद हो जाएंगे तो उनको भी किसी केस में फंसाया जाएगा और 30 दिन जेल में रखकर 31वें दिन उनको चीफ मिनिस्टर के ओहदे से हटाकर फिर हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए हुकूमत बना ली जाएगी। बिल्कुल सही, राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति शासन लगवा दिया जाएगा और उसके बाद फिर आप देखिए किस तरह से चीज़ों को बदला जा सकता है। लेकिन इस बीच जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये है कि टीडीपी जो है उसने इसका समर्थन किया, लेकिन समर्थन करने के साथ ही टीडीपी ने यह भी कहा कि इसको जो है सर्वदलीय उसमें जाना चाहिए, संसदीय कार्य समिति जो होती है उसमें जाना चाहिए, उसके बाद ये चीज़ें बाहर आना। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप जब संसद ये सेशन कंप्लीट होने वाला है उससे जस्ट 1-2 दिन पहले ये चीज़ें क्यों लेके आए, या फिर बहुत पहले लेके आनी चाहिए थी, या फिर ये अगले सेशन के लिए सूचीबद्ध करनी चाहिए थी। लेकिन आपको ये लगा कि वो जो चीज़ें बिहार में चल रही या वो चीज़ें जो इलेक्शन कमीशन और जो विपक्षी पार्टियाँ उनके दरमियान चलें उनको हम ख़त्म करने के लिए अगर ये चीज़ें लेके आएंगे तो ये बिल्कुल आपका जो आइडिया था वो गलत था। क्योंकि अभी जब तक बिहार में चुनाव नहीं हो रहा है और जब तक इलेक्शन कमीशन उन चीज़ों की रिपोर्ट साझा नहीं करेगा तब तक उसको वोट चोरी को लेकर के जो चीज़ें चल रही वो चलती रहेंगी। इसके लिए कुछ लोग अलग से बात करेंगे, लेकिन जी अगर जो है सत्ता पक्ष को लगता है कि हम इससे जो है ये वाली एक सिक्का उछाल करके बाकी चीज़ों को हम बंद कर देंगे, तो ऐसा नहीं। बीजेपी अब जो है अपोजिशन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया है। अब वो उन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते जिन चीज़ों में वो पहले देखते थे आप कि अगर एक मुद्दे पे अपोजिशन अड़ा हुआ है और सत्ता पक्ष दूसरा मुद्दा ले आए तो वो उस मुद्दे को छोड़ करके दूसरे मुद्दे पर आ जाते थे। अब उन्होंने जो है क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है, कुछ लोग हैं जो उस मुद्दे पे बात करें, कुछ लोग हैं जो उस मुद्दे पे बात बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। वैसे भी अब तवज्जो हटाने की जो कोशिश होती है ये चोर रोचक के जो करते हैं वो उनका एक तरीक़ाकार होता है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी हुकूमत को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि मैं समझता हूँ और अपोजिशन कायदीन कहते हैं। तो बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।